गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। ज्ञान बिंदु के होमवर्क सीरीज में आपका स्वागत है। आज डे 10 का हम लोग होमवर्क सीरीज का एनालिसिस करेंगे। जो भी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि अपडेट आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो आज का एनालिसिस हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 1 से। आज का क्वेश्चन 1 है, हाल ही में भारत और जापान 2+2 वार्ता का आयोजन कहाँ हुआ था? ये न्यू दिल्ली में किया गया था। न्यू दिल्ली के हैदराबाद हाउस में भारत और जापान के बीच 2+2 वार्ता किया गया था। 2+2 वार्ता की बात करें तो 2+2 वार्ता में फाइनेंस मिनिस्ट्री और एक डिफेंस मिनिस्टर, इन दोनों की वार्ता की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। भारत की पहली 2+2 वार्ता किस देश के साथ की गई थी? तो भारत की पहली 2+2 वार्ता यूएसए के साथ की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली 2+2 वार्ता कब की गई थी? तो ये यूएसए के साथ पहली बार 2018 में की गई थी और तब से 2+2 वार्ता की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, दुनिया की सबसे बड़ा हीरा किस अफ्रीकी देश में पाया जाता है? तो दुनिया की सबसे बड़ी हीरा की खान जो है अफ्रीकी देश बोत्सवाना में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा हीरा उत्पादक देश कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा हीरा उत्पादक देश बोत्सवाना ही हो जाएगा। और भारत में पन्ना की खान किस लिए प्रसिद्ध है? तो पन्ना की खान जो है हीरे के लिए प्रसिद्ध है। और पन्ना की खान है कहाँ? ये एमपी यानी मध्य प्रदेश में है। 8 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किन 3 देशों ने फिलिस्तीन को देश की मान्यता प्रदान की है? तो फिलिस्तीन को देश की मान्यता किसने प्रदान की है? स्पेन, आयरलैंड और नॉर्वे, इन 3 देशों ने फिलिस्तीन को देश की मान्यता प्रदान की है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इजराइल को देश की मान्यता सबसे पहले किसने दिया? तो इजराइल को देश की मान्यता सबसे पहले इजिप्ट ने दिया यानी मिस्र ने दिया है। नेक्स्ट है, अल अक्सा मस्जिद कहाँ अवस्थित है? अल अक्सा मस्जिद की बात करें तो ये इजराइल में अवस्थित है। नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन है, जिंग यानी जिंग किस देश की स्वर्ण समर्पित मुद्रा है? तो जिंग जो है ये जिम्बाब्वे के स्वर्ण समर्पित मुद्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रुपए डिजाइन को किसने दिया है? तो भारतीय रुपए का जो रुपए डिजाइन है इसको उदय कुमार जी ने दिया है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुपए सिक्के का जनक किस शासक को माना गया है? तो रुपए सिक्के का जनक शेरशाह सूरी को माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मुद्रा का संचालन किस संस्था द्वारा किया जाता है? तो भारत में मुद्रा का संचालन आरबीआई के द्वारा किया जाता है। 5वां क्वेश्चन है, 21वां भारत आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो 21वां भारत आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन लाओस में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आसियान की स्थापना कब की गई और इसका मुख्यालय कहाँ है? आसियान की स्थापना की बात करें तो 1967 में की गई है और इसका मुख्यालय इंडोनेशिया के जकार्ता में है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आसियान में कुल सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो आसियान में कुल 11 सदस्य देश है। 6ठा क्वेश्चन है, 50वीं G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया है? तो ये इटली के अपुलिया में G7 शिखर सम्मेलन किया गया है और इंडिया की ओर से इसमें पीएम मोदी ने भाग लिया है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 50वीं G7 शिखर सम्मेलन में भारत से किसने भाग लिया है था? तो 50वीं G7 जो शिखर सम्मेलन है इसमें भारत से पीएम मोदी ने भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, G7 की स्थापना कब की गई थी? तो G7 की स्थापना 1975 में की गई थी। 7वां क्वेश्चन है, विश्व जल शिखर सम्मेलन का आयोजन 2024 में कहाँ किया गया है? तो ये इंडोनेशिया की बाली में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जल दिवस की बात करें तो ये 22 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छाता परियोजना का संबंध किस राज्य से है? तो छाता परियोजना जो है उड़ीसा में लाया गया है। आगे बढ़ते हैं। 8वां क्वेश्चन है, पहला बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये न्यू दिल्ली में हुआ है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सम्मेलन 2024 में कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये न्यू दिल्ली में किया गया है। 9वां क्वेश्चन है, दुनिया का पहला तैरता शहर कौन घोषित किया गया है और इसकी अवस्थिति किस देश में है? तो दुनिया का पहला तैरता शहर जो है ये बुसान में अवस्थित है। ये साउथ कोरिया की एक सिटी है। 10वां क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस देश ने अपने राष्ट्रीय चार्टर में गर्भपात के अधिकार को शामिल करने की मंजूरी प्रदान की है? ये फ्रांस ने किया है। फ्रांस ने अपने राष्ट्रीय चार्टर में गर्भपात के अधिकार को शामिल किया है। 11वां क्वेश्चन है, भारत में अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? तो भारत की अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक योगदान जो है सर्विस सेक्टर का है यानी सेवा क्षेत्र का है। 12वें क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर को कब और कहां से लॉन्च किया गया था? तो प्रोजेक्ट टाइगर को 1973 में उत्तराखंड से लॉन्च किया गया था यानी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से स्टार्ट हुआ था। 13वां क्वेश्चन है, वसुमित्र और नागार्जुन किस शासक के दरबार में विद्यमान थे? ये कनिष्क के दरबार में विद्यमान थे वसुमित्र और नागार्जुन।
कनिष्क जो है कुषाण वंश से संबंधित है, ठीक है। और वसुमित्र चौथी बौद्ध संगति की अध्यक्षता किए थे। चौथी बौद्ध संगति जो है कनिष्क के काल में कुंदनवल कश्मीर में हुआ था। 14वें क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। लंदन में हुए तीनों गोलमेज सम्मेलन में अछूतों के प्रतिनिधि के रूप में किसे बुलाया गया था? ये भीमराव अंबेडकर को बुलाया गया था। 15वां क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का संकल्प संसद के किस सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है? तो ये संसद के राज्यसभा में प्रस्तुत किया जाता है। और उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का जो चर्चा है ये आर्टिकल 67 के बी में अंकित है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16वां नंबर, आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया है? तो आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए सम्मेलन रामसर सिटी में आयोजित है और रामसर सिटी जो है ईरान में है और ये फर्स्ट टाइम जो है 2 फरवरी 1971 को आयोजित की गई थी। 17वां क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत की अरब सागर में गिरने वाली कौन सी नदियां एस्चुरी का निर्माण करती है? तो ये नर्मदा और ताप्ती हो जाएगी और ये दोनों नदियां पूरब से पश्चिम की ओर बहती है। यहाँ 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाशिक वस्तु ऑप्टिकल फाइबर प्रकाश के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ये टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन पर यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर काम करता है। 19 नंबर क्वेश्चन है, सन 1916 में कांग्रेस की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो 1916 में जो कांग्रेस की अध्यक्षता है अंबिका चंद्र मजूमदार द्वारा की गई थी और ये जो कांग्रेस का अधिवेशन है 1916 का लखनऊ में हुआ था और 1916 में ही कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ था। 20 नंबर क्वेश्चन है, भारत में वित्तीय आपात को अब तक कितनी बार लगाया गया है? तो भारत में वित्तीय आपात कभी नहीं लगा है, एक भी बार नहीं लगा। 21 नंबर क्वेश्चन है, डॉल्फिन नोच का संबंध किस बंदरगाह से है? तो ये विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश के बंदरगाह से है। 22 नंबर क्वेश्चन है, समान नागरिक संहिता हाल ही में किस राज्य में लागू किया गया? इसका उल्लेख संविधान के किस भाग में है? तो समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी जो है हाल ही में उत्तराखंड में लागू हुआ है। कब? 27 जनवरी को लागू हुआ और संविधान के भाग 4 और आर्टिकल 44 में इसकी चर्चा है। भाग 4 की बात करें 36 से आर्टिकल 36 से 51 के बीच दिया गया है। 23 नंबर क्वेश्चन है, 18वीं लोकसभा में प्रोटेम स्पीकर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो 18वीं लोकसभा जो अभी हाल ही में हुई है उसमें प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि मेहताब को नियुक्त किया गया। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति जो है प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति करते हैं और फर्स्ट प्रोटेम स्पीकर की बात करें तो जीवी मावलंकर साहब जी हो जाएंगे। 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, प्रति 5 वर्षों पर लोकसभा चुनाव की घोषणा कौन करता है? तो लोकसभा चुनाव की घोषणा की बात करें तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करेगा और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी चुनाव आयोग की बात करें तो आर्टिकल 124 में दिया गया है। 25 नंबर क्वेश्चन है, कोयला उत्पादन के क्रम में शीर्ष 3 राज्य कौन से हैं? तो कोयला उत्पादन के क्रम में शीर्ष 3 राज्य छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड है। 26 नंबर क्वेश्चन है, 92वां संविधान संशोधन 2003 के तहत कितनी भाषाओं को संविधान में मान्यता दी गई है? टोटल 4 भाषाओं को मान्यता दी गई 92वां संविधान संशोधन के द्वारा, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। आगे बढ़ते हैं 27 नंबर क्वेश्चन की ओर। 27 नंबर क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा ग्रामीण स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा दिया गया है? तो ये हो जाएगा 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा पंचायत को यानी ग्रामीण स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। 28 नंबर क्वेश्चन है, WTO यानी विश्व व्यापार संगठन किस संस्था का प्रतिस्थापित है? तो जो WTO है पहले गेट के नाम से था, उसको WTO में प्रतिस्थापित कर दिया गया। 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 24 अक्टूबर 1964 तो हुए बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया? तो हेक्टर मुनरो ने किया था। 30 नंबर है क्वेश्चन है, भारत के संविधान में संसदीय व्यवस्था को कहां से लिया गया है? तो भारत के संविधान में संसदीय व्यवस्था को ब्रिटेन से लिया गया है। 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बेलाडीला की खान किस राज्य में अवस्थित है? तो बेलाडीला की खान जो है छत्तीसगढ़ में अवस्थित है और बेलाडीला की खान जो है लोहा के लिए प्रसिद्ध है। 32 नंबर क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को संविधान के किस भाग में उल्लेखित किया गया है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व DPSP को भाग 4 में निर्देशित किया गया है और आर्टिकल हो जाएगा 36 से 51 तक। और DPSP है ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है और आयरलैंड ने स्पेन के संविधान से इसको 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कार्डमम की पहाड़ी किस प्रायद्वीपीय पहाड़ी का भाग है? ये जो कार्डमम की पहाड़ी है जिसे इलायची की पहाड़ी भी बोलते हैं, ये वेस्टर्न कोस्ट यानी पश्चिमी घाट पहाड़ी का हिस्सा है और इलायची पहाड़ी यानी कार्डमम पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी पूछे तो ये अनाईमुड़ी हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन है, आवर्त सारणी का एकमात्र तत्व जिसके नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है तो ये हाइड्रोजन हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन है, उजाला योजना बिहार के किस जिले से शुरू किया गया? ये उजाला योजना जो बिहार के आरा जिले से स्टार्ट किया गया। 36 नंबर क्वेश्चन है,
कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है? तो गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई 1465 मीटर है और ये महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से निकलती है। आगे बढ़ते हैं, 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। तो पहला स्टेटमेंट है, झीलें स्थिर जल का संचय होती है, ये सही है। नेक्स्ट है, झीलें चारों ओर थल से अवरुद्ध होती है, यानी चारों ओर थल से घिरी होती है झीलें, ये भी सही है। थर्ड नंबर है, कैस्पियन सागर विश्व की सबसे बड़ी झील है, ये भी सही है। और फोर्थ स्टेटमेंट है, चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी झील है, तो ये भी सही है। तो इसमें सारे स्टेटमेंट सत्य हो जाएंगे। 38 नंबर देखते हैं, निम्न नदियों को पश्चिम से पूरब के क्रम में सजाए और दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चुनाव करें। ऑप्शन है बागमती, गंडक, घाघरा और राप्ती। तो इसमें पूरब से पश्चिम की ओर तो अगर हम इसमें पश्चिम से पूरब की ओर देखते हैं तो सबसे पहले घाघरा हो जाएगा, फिर राप्ती हो जाएगा, फिर गंडक और फिर बागमती हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, नर्मदा पश्चिम की ओर बहती है जबकि अधिकतर प्रायद्वीपीय नदियां पूरब की ओर बहती है, ऐसा क्यों है? तो इसमें ऑप्शन है, यह विंध्य और सतपुड़ा के बीच बहती है। सेकंड ऑप्शन है, यह एक रिफ्ट घाटी से बहती है। थर्ड ऑप्शन है, मध्य भारत के बाद धरातल का ढलान पश्चिम की ओर हो जाता है। तो थर्ड स्टेटमेंट सही हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, अलकनंदा तथा भागीरथी नदियों का संगम निम्न में से किस स्थान पे है? तो अलकनंदा और भागीरथी नदियां जो है, ये दोनों नदियां जहां मिलती है उसे द्वीप प्रयाग कहते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी नदी गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है? तो ये यमुना नदी हो जाएगी। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना नदी हो जाएगी। 42 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुलमित कीजिए, नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पे कूट को मिलाते हैं। तो ब्रह्मपुत्र नदी की बात करें तो ये चिमयुंडुंग से निकलती है। वहीं सिंध नदी की बात करें तो ये बोकुरचू से निकलती है। अलकनंदा की बात करें तो संतोपंथ से निकलती है और भागीरथी नदी की बात करें तो ये गोमुख से निकलती है। 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुलमित कीजिए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो गंगा नदी की बात करें, गंगा नदी की सहायक नदी बागमती हो जाएगी। गोदावरी नदी की सहायक नदी पैन गंगा हो जाएगी और यमुना नदी की सहायक नदी धासन नदी हो जाएगी और कृष्णा की सहायक नदी भीमा हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन है, सिंधु नदी प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित 4 नदियों में से 3 नदियां इनमें से किसी एक नदी में मिलती है जो सीधे सिंधु नदी में मिलती है। वह नदी कौन सी है जो सिंधु नदी से सीधे मिलती है? चिनाब, झेलम, रावी और सतलज। तो यहाँ पे चिनाब नदी जो है जो डायरेक्ट जाके सिंधु नदी से मिलती है, बाकी अन्य नदियां किसी न किसी नदी की सहायक नदी है। 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। ब्रह्मगिरी, ब्रह्मणी, नागवली, सुवर्णरेखा और वंशधारा। उपयुक्त नदियों में नदियां पूर्व घाट से निकलती है, तो पूर्व घाट से नागवली और वंशधारा नदियां निकलती है। 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, यमुना नदी की निम्नलिखित सहायक नदियों पर विचार कीजिए और उन्हें पश्चिम से पूरब की ओर सजाइए। तो ऑप्शन है बेतवा, केन, सिंध, चंबल। तो इसमें हो जाएगा, नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसे पश्चिम से पूरब की ओर सजाना है, तो सबसे पश्चिम में चंबल नदी हो जाएगा, फिर सिंध नदी हो जाएगा, फिर बेतवा नदी हो जाएगा और फिर केन नदी हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन है, तीस्ता नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट, तीस्ता नदी का उद्गम वही है जो ब्रह्मपुत्र का है, लेकिन ये सिक्किम से होकर बहती है, ये स्टेटमेंट गलत है। सेकंड स्टेटमेंट है रंगीत नदी की उत्पत्ति सिक्किम से होकर होती है और वह तीस्ता नदी की एक सहायक नदी है, ये स्टेटमेंट सही है। थर्ड स्टेटमेंट है तीस्ता नदी भारत और बांग्लादेश की सीमा बंगाल की खाड़ी में जा मिलती है, ये भी स्टेटमेंट गलत है। तो यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट सही हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन है, हिमालय पर्वत श्रृंखला की किन 2 श्रेणियों के बीच सिंधु नदी अपवाहित होती है? तो सिंधु नदी जो है लद्दाख और जास्कर श्रेणियों के बीच में बहती है। आगे 49 नंबर की ओर बढ़ते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जानते हैं? तो ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सैंगपो के नाम से जानते हैं, वहीं अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से जानते हैं। 50 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? पहला स्टेटमेंट है भारत में सिंधु नदी बिहार और पश्चिम बंगाल राज्य से बहती है, तो बिहार राज्य से ये नहीं बहती है। सेकंड स्टेटमेंट है चिनाब सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है, तो यही सही हो जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन है, सिंधु की विभिन्न सहायक नदियों और उनके उद्गम स्थलों के संबंध में नीचे दिए गए सूची को आपस में मिलाइए। तो एक साइड नदी उद्गम है, दूसरे साइड स्रोत है। तो झेलम नदी की बात करें तो वेरीनाग झरना से निकलती है
वहीं रावी नदी की बात करें तो रोहतांग दर्रे के पश्चिम से निकलती है। व्यास नदी की बात करें तो ये ब्यास कुंड से निकलती है। वहीं सतलज नदी की बात करें तो राग सत्सल झील से निकलती है। 52 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु नदी तंत्र में शामिल नदियों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम है। तो सबसे पहले झेलम नदी हो जाएगा, फिर चिनाब, फिर रावी, फिर व्यास और फिर सतलज हो जाएगा। 53 नंबर क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। सोन नदी गंगा की सबसे पश्चिमी और सबसे लंबी सहायक नदी है। ये गलत हो जाएगा, यमुना नदी सबसे बड़ी सहायक नदी हो जाएगी। सेकेंड स्टेटमेंट है, महानदी गंगा की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है जो गंगा के बाएं तट पर मिलने वाली अंतिम सहायक नदी है। तो ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा। 56 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्रायद्वीपीय नदियों और उनके स्थलों के संबंध में सूची 1 को सूची 2 से मिलाएं। तो ताप्ती नदी की बात करें तो ये सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला से निकलती है। वहीं गोदावरी की बात करें तो त्र्यंबकेश्वर पर्वत से निकलती है। कृष्णा नदी की बात करें महाबलेश्वर पर्वत से निकलती है। वहीं कावेरी नदी की बात करें तो ब्रह्मगिरी पहाड़ी श्रृंखला से निकलती है। 55 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अमरकंटक से निकलने वाली 3 नदियां जो 3 दिशाओं में बहती हैं उनके क्या नाम है। तो अमरकंटक पहाड़ी से एक नर्मदा निकलती है, फिर सोन निकलती है, फिर महानदी निकलती है। 56 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा 1857 की क्रांति का राजनीतिक कारण था। ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी का राज्य हड़प नीति। ऑप्शन बी है लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा अपनाए गए सहायक संधि की पद्धति। ऑप्शन 3 है अंग्रेजों के द्वारा हिंदू राजाओं के दत्तक पुत्र लेने के अधिकार को समाप्त करना। तो ये सारे स्टेटमेंट सही है। 57 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव गठन से संबंधित है। तो पील आयोग हो जाएगा। 1857 का विद्रोह जो हुआ था उसके दमन के बाद अंग्रेजों द्वारा पील आयोग की घटना की गई थी। इस पील आयोग में भारतीयों की अपेक्षा यूरोपीय सैनिकों की संख्या का अनुपात जो है वो बढ़ा दिया गया था। 58 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है 1857 की क्रांति की शुरुआत एक सैन्य विद्रोह के रूप में हुई थी। ये स्टेटमेंट सही है। सेकंड स्टेटमेंट है कालांतर में इसका स्वरूप बदलकर ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध एक जनव्यापी विद्रोह के रूप में हो गया जिसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा गया। ये भी स्टेटमेंट सही है। 59 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 59 नंबर क्वेश्चन है, भारत में 1857 में पुराने राइफल के स्थान पर जिस नई राइफल का प्रयोग करने का निर्णय किया गया उसका क्या नाम है। उसका नाम इनफील्ड राइफल हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के क्रम में दिल्ली विद्रोह के दमन करने में किस ब्रिटिश सैन्य अधिकारी की मृत्यु हो गई। तो दिल्ली का जो विद्रोह हुआ था उसको विद्रोह को दमन करने में निकोलसन का हत्या हो गया था, निकोलसन की मृत्यु हो गई थी। 61 नंबर क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह शुरू होने पर बेगम हजरत महल ने किसे अवध का नवाब घोषित किया था। उनके पुत्र ब्रिजिस कादरी को उन्होंने अपना नवाब घोषित किया था। 62 नंबर क्वेश्चन है, कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया। तो कानपुर से विद्रोह का नेतृत्व नाना साहब ने किया जिनका नाम धोधू पंत भी है। 63 नंबर क्वेश्चन है, तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न प्रथम और न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था, यह कथन किसने संबंधित है। तो ये आरसी मजूमदार से संबंधित है। 64 नंबर क्वेश्चन है, 1857 के स्वाधीनता संग्राम की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्म स्थल है। महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म स्थल वाराणसी का गोलघर है। 65 नंबर क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो उस समय गवर्नर जनरल जो है कैनिंग था। 66 नंबर क्वेश्चन है, इसके द्वारा 1859 में रिलीफ ऑफ लखनऊ चित्र जो है बनाई गई थी रिलीफ ऑफ, ये पेंटिंग की बनाई गई थी। तो आंसर हो जाएगा थॉमस जोन्स बार्कर। 67 नंबर क्वेश्चन है, 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। तो उस समय के गवर्नर जनरल कैनिंग हो जाएंगे। 68 नंबर क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा। तो मिर्जा गालिब ने उसको देखा था। 69 नंबर क्वेश्चन है, महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश राज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की। तो 1 नवंबर 1858 को की गई थी। 70 नंबर क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा 12वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में सम्मिलित किया गया है। तो ये 74वें संविधान संशोधन को किया गया है और 12वीं अनुसूची में नगरपालिका की चर्चा है। 71 नंबर क्वेश्चन है, संविधान की 10वीं अनुसूची में उल्लिखित मामलों के अलावा राज्य विधानसभा के सदस्यों की योग्यता का निर्णय कौन करता है। तो ये गवर्नर यानी राज्यपाल करेंगे। 72 नंबर क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित कथनों का मिलान गलत कौन है। इसमें गलत मिलान को चुनना है। पहला है भाषाएं, ये 8वीं अनुसूची से संबंधित है, ये सही है। सेकंड है दल बदल के आधार पर अयोग्यता के प्रावधान को, ये 10वीं अनुसूची में है, ये भी सही है। थर्ड है राज्य और संघ राज्य क्षेत्र, पहली अनुसूची, ये भी सही है। फोर्थ है संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची,
चौथी अनुसूची, ये गलत है। संघ, राज्य और समवर्ती सूची की चर्चा 7वीं अनुसूची में है। 73 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को सूचीबद्ध किया है? ये 23 भाषाओं को सूचीबद्ध किया गया है। 74 नंबर क्वेश्चन है, उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान अपनी समृद्ध जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है और यह बड़े कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का हिस्सा है। लुप्त प्राय बंगाल टाइगर की रक्षा के लिए 1936 में स्थापित यह भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। इस राष्ट्रीय उद्यान की पहचान करें तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क हो जाएगा, जो उत्तराखंड में अवस्थित है। 75 नंबर क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान पूर्वी हिमालय के उपक्षेत्र में सबसे बड़ा क्षेत्र है? तो ऑप्शन है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, केमू लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान और बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। तो ये आंसर हो जाएगा नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, जो कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है। केमू लामजाओ की बात करें तो मणिपुर में अवस्थित है और बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो कर्नाटक में अवस्थित है। थैंक यू।